जी और सबसे पहले तो आपको बता दें, पायलट के रेस्क्यू को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक पोस्ट की है। दोनों पायलट्स को बचाया गया, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कंफर्म किया गया, इसकी पुष्टि की गई है। पायलट को चोट लगी हुई है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को ऐतिहासिक बचाव अभियान करार दिया है अमेरिका का। व्हाइट हाउस ने भी लिखा है, गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो व्हाइट हाउस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद ये जो पोस्ट की गई है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा अमेरिकी सैन्य इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन की जमीन पर दोनों पायलट मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है। और बड़ी खबर यह भी है कि पायलट को बचाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सैकड़ों जवान शामिल हुए। यूएस विमानों ने ईरानी सैन्य काफिले पर बमबारी भी की। ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। सैटेलाइट और इंटेलिजेंस ताकत का इस्तेमाल तक किया गया। अमेरिकी इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर पोस्ट किया। ऐतिहासिक ऑपरेशन इसको बताया और बताया कि कैसे सैटेलाइट और इंटेलिजेंस ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। गोलीबारी की भी शुरुआत हुई। पायलट को बचाने के लिए बड़े स्तर पर चलाया गया ऑपरेशन। तो आइए आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। क्या हुआ था ये जान लीजिए। सबसे पहले ईरान ने 3-4 अप्रैल की दरमियानी रात को F-15E फाइटर जेट को गिरा दिया। जेट में एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर मौजूद थे। जेट गिरने के बाद दोनों क्रू मेंबर्स विमान से इजेक्ट कर गए। अमेरिकी सेना ने इसके बाद फौरन सर्च और बचाव अभियान शुरू किया। एक अमेरिकी पायलट को पहले ही बचा लिया गया था और अब दूसरे पायलट को भी बचा लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, मैं ट्रुथ सोशल मीडिया साइट पर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट देख रहा था। इसे ऐतिहासिक ऑपरेशन अमेरिका का करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और निश्चित तौर पर अमेरिका की बड़ी कामयाबी तो है ही। दुश्मन की जमीन पर गिरे अपने दोनों पायलट्स को बचा लिया अमेरिका ने। कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एयर डोमिनेंस है ईरान के ऊपर आज की तारीख में, वो भी साबित होती है। बिल्कुल, देखिए, जो लोग युद्ध को समझते हैं, जो लोग ऑपरेशन की गंभीरता को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था जो इस वक्त अमेरिकी कमांडो ने ईरान की ज़मीन पर कर दिखाया। और पिछले कई दशकों में देखें तो इस तरह का ऑपरेशन नहीं देखने को मिलता है। बल्कि 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी का मामला अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह का ऑपरेशन कभी नहीं हुआ है कि केवल 48 घंटे के भीतर दुश्मन के देश में, दुश्मन टेरिटरी से अपने पायलट को इस तरह से वापस निकाल लिया जाए। देखिए, युद्ध क्षेत्र में किसी फाइटर जेट का गिरना कोई नई बात नहीं है, ये होता है। इराक के समय भी ऐसा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट के गिरने के बाद दोनों पायलट उस जगह पर गिरे और उसके बाद से उसको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि पहले पायलट को हमने जब बचा लिया था तब मैंने इसकी जानकारी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि तभी ऑपरेशन कंटिन्यू था। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बात शेयर की है और जो साफ तौर पर समझ में भी आता है कि ईरान में जिस जगह पर दोनों पायलट गिरे थे, पहाड़ी थी, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन था, उसके बीच में उसने अपने इनक्रिप्टेड रेडियो से मैसेज भेजा था कि मैं यहां पर हूं। उस लोकेशन को लेकर ट्रैक करके और उसके बाद अमेरिकी कमांडो सैकड़ों की संख्या में भेजे गए, दर्जनों हेलीकॉप्टर भेजे गए, कई फाइटर जेट उनको पीछे से बैकअप कर रहे थे। और उस समय जब अमेरिकी कमांडो वहां पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में, पूरे इलाके को उसने घेर लिया और फिर यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। बदले की कार्रवाई में ईरानी सेना, ईरानी पुलिस, ईरानी लोग, IRGC के तमाम लोगों ने लगातार अमेरिकी ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की। एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा यह सब सीन रहा होगा। लेकिन जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हर पल लगता था कि कहीं पायलट को वो ना पकड़ ले इससे पहले कि हम पहुंच पाएं। लेकिन उसके बाद अमेरिकी सेना के इस शानदार और बेहतरीन ऑपरेशन में दोनों पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि पायलट को अभी कुछ चोटें आई हैं
गंभीर चोटें हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। देखिए, आज का दिन, आज की सुबह इजराइल और अमेरिका के लिए एक निर्णायक दिन साबित हो सकता है इस युद्ध में, क्योंकि इस ऑपरेशन के, इस सफल ऑपरेशन के बाद ट्रंप के हौसले बुलंद हैं, अमेरिकी जनमत चेंज हो सकता है उनके पक्ष में। और जो दूसरी बात है, अब तक एयर स्ट्राइक तो समझ में आती थी क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं था, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं था, लेकिन ग्राउंड पर, ईरान की धरती पर जाकर ईरान के सैनिकों के बीच में से अपने पायलट को निकाल लेना, यह कोई साधारण सी बात नहीं है। कुछ 100 अमेरिकी कमांडो जाते हैं और ईरान से हजारों की संख्या में आईआरजीसी फोर्सेस के बीच में से अपने पायलट को लेकर चले जाते हैं। यह पहला ग्राउंड ऑपरेशन जो अमेरिका ने ईरान में किया है, और उस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद अब आने वाले समय में अमेरिकी सेना ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए किस मनोबल के साथ वहां पर जाएगी, यह आप सोचिए। तो कई बार यह लगता है कि आईआरजीसी की तरफ से तमाम तरह के दावे किए गए थे कि जब ट्रंप की सेना ग्राउंड पर आएगी तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन आज की बात करें, आज की लड़ाई की, क्योंकि लड़ाई में हर कुछ हर पल बदलता रहता है, हो सकता है अगली बार आईआरजीसी को बढ़त मिले, लेकिन आज अमेरिकी कमांडो ने, इसमें कोई शक नहीं है मनीष कि आज तो अमेरिका भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की आप पोस्ट देखिए, इसे जिस अंदाज में अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से पेश किया गया है, वो ये बता रहा है कि इस अभियान की, इस ऑपरेशन की कामयाबी को अब अमेरिकी जनता के बीच भी बढ़ा चढ़ाकर पेश जरूर किया जाएगा। और निश्चित तौर पर कामयाबी तो है ही अमेरिका की प्रगति। बिल्कुल, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक ऑपरेशन भी बताया है। दोनों पायलट का रेस्क्यू हो चुका है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑपरेशन ना सिर्फ हवा में अंजाम दिया गया, हवाई ताकत के बारे में तो अमेरिका ने परिचय दिया ही है और सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन कितना कठिन रहा होगा, क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर अंदर ही ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी करनी पड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर जो आपके विरुद्ध थे, ऑपरेशंस के विरुद्ध थे। पहली बात कि आप ऐसे अनजाने जगह में हैं जहां के बारे में बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं है, वहाँ के किस प्रकार के ग्राउंड फोर्सेज हैं, डिप्लॉयमेंट क्या है और क्या एडी सिस्टम है, क्योंकि जो अभी ईरान एयर डिफेंस सिस्टम अपने ऑपरेट कर रहा है वो मैनुअली पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि सोल्जर फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसको चाइना से और खुद उससे बनाई है और रशिया से मिली है। तो ये एक पहली चुनौती थी कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का जो कि सोल्जर फायर ने। दूसरा था कि आप जो है ऑपरेट कर रहे हैं और वहां के लोग जो हैं, वहां का जो टेरेन है वो कबायली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, अगर कोई गिर जाता है तो कम्युनिकेशन के बीच में बाधा आती है। हालांकि जो पायलट इजेक्ट करता है उसके साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिससे कि वो अपने स्थान का लोकेशन देता है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो सीट है जो जिसमें वो इजेक्ट करते हैं, उस सीट में भी ऐसा होता है कि आप उस स्थान की लोकेशन बताता है, लेकिन सीट कहीं और जा सकती है और पायलट कहीं और जा सकता है। इसके लिए दोनों के पास कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। पहली बात तो उसको लोकेट करना, दूसरा जब ऐसे पहाड़ी माहौल में जहां पर कम्युनिकेशन सहज नहीं होता ऑपरेट करना, तीसरी बात कि जब आपको क्षति हुई है, जब आपके 2 KC-135 के ऊपर डैमेज किया गया, 2 F-16 के ऊपर डैमेज हुआ और 2 आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया गया KC-135 पर, तो ऐसे माहौल में आपको लगता है कि भाई कैसे हम लड़ेंगे, लेकिन उसकी इन परिस्थितियों के बावजूद भी गए, आपका A-10 आपका डैमेज हुआ, लेकिन आपने सफल ऑपरेशन किया। यह बताता है किस प्रकार से उन्होंने पूरे क्षेत्र को ढंग से समझा और तुरंत ही उसको टैक्टिकली ऑपरेट किया। महत्वपूर्ण बात क्या है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो है बहुत ही जो है हाई स्पिरिट में दिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरे घटना जो है छठे सप्ताह में हम लोग हैं, 1.5 महीने होने जा रहे हैं, पहली घटना है जहां पर कि अमेरिका के पास कुछ विजय का स्वाद मिला है उनको, लेकिन हमेशा वो कुछ न कुछ सुनते रहे कि कुछ डैमेज हो गया, उनके जहाज गिरे या उनको जो ऑपरेशन किया गया उसमें सफलता नहीं मिली। बिल्कुल सही बात है। और ये जो कामयाबी है, ये जो सफलता है, इसे अमेरिका निश्चित तौर पर एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर ले रहा है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को देखें, उनकी पोस्ट को देखें, उसकी भाषा पर गौर करें, तो ये कामयाबी जो है इसे किस तरह से अमेरिकी जनता के सामने पेश किया जा रहा है वो समझ में आता है। बड़ी खबर बहरीन से आ रही है। कुछ देर पहले बहरीन पर ईरान ने बड़े हमले किए। ईरान का बहरीन पर भीषण हमला हुआ है। देखिए, जवाबी कार्रवाई का सामना बहरीन को करना पड़ा है। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ है और हमले से खास बात यही है कि बैपको ऑयल रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई है। यह बहुत बड़ा नुकसान है बहरीन के लिए। और वहीं बैपको रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। बहरीन की बैकबोन इसे कहा जाता है। खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई और रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बैपको रिफाइनरी पर हमले की तस्वीरें देखिए, आग की उगती लपटें दिखाई दे रही हैं।
बैपको रिफाइनरी पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया। ईरानी हमले में नुकसान हुआ है। और बैपको ऑयल रिफाइनरी पर हमले का एक और नया वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में धमाके हुए, ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, दूर से ली गई ये तस्वीरें जिसमें आग और धुएं का गुबार उठता रिफाइनरी से नजर आ रहा है। ईरान से ट्रंप का विध्वंसक बदला। हमले में करीब 50 सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट सामने आया है। कई ईरानी सैन्य अधिकारी खत्म कर दिए गए हैं, ये बात लिखी गई है। देखिए, हमले में करीब 50 सैन्य अधिकारियों की मौत की जानकारी दावा किया गया। जी हां, तो आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों को मार दिया है, यह कहा गया है। आइए आपको बताते हैं कि अब तक कौन कौन से ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। पूरी डिटेल अब आपके सामने। यह है ट्रंप का इंतकाम। अमेरिका का F-15E फाइटर जेट नष्ट हुआ और इससे बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ था अमेरिका। आप देखिए, लिस्ट सामने आ गई है। ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत की। मोहम्मद बाकपुर IRGC के कमांडर इन चीफ थे, इनकी मौत हुई है अमेरिका के ताजा हमले में, यह बताया गया। इसके अलावा अब्दुल रहीम मुसावी जो कि आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनकी जान चली गई है ताजा हमलों में, यह साफ तौर पर बताया गया है। अली रेजा तंगसीरी IRGC के नेवल कमांडर की भी जान चली गई है इस जंग में। डोनाल्ड ट्रंप ने इनका भी नाम इस फहरिस्त में ऐड किया है। इसके अलावा क्या हुआ, कई अन्य IRGC और आर्मी के टॉप जनरल भी शामिल बताए जा रहे हैं जिनकी मौत इस दौरान हुई है। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, आज का दिन अभी तक क्या अमेरिका के नाम नजर आ रहा है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो बड़े दावे किए गए हैं उन दावों में दम भी है। ग्राउंड पर एक बेहद सफल ऑपरेशन, वो भी ईरान की सरजमीन पर, और F-15 फाइटर जेट के क्रैश होने का, इसे गिराए जाने का बदला बड़े अधिकारियों की जान लेकर। समीर, निश्चित तौर पर ये आज का जो दिन है अमेरिका के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है, जिसमें फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन अमेरिका ने लॉन्च किया है, जिसमें नॉट ओनली जॉइंटनेस, उसके अलावा इन स्पेशल फोर्सेस की बहादुरी, उस पायलट की भी बहादुरी की जो इतने समय तक एक दुश्मन के इलाके में रहा और बिल्कुल निश्चित तौर पे अपने सिग्नल्स और सिग्नेचर्स भेजता रहा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर एयरफोर्स, पायलट्स, जेट्स सब ने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि जब ग्राउंड ट्रूप्स आमने सामने हो तो केवल ग्राउंड अपने एनिमी ट्रूप्स को मारना बहुत मुश्किल और बहुत एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कार्य है। ये सब एक अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर की तरह इनके ट्रूप्स ने किया है। इसके अलावा जो कमांडर्स को मारने की बात कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने जब से लड़ाई शुरू हुई है अब तक जाने कितने लीडर्स को मार दिया, कितने मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया है। लेकिन ईरानी जो फौज है वो एक काफ़ी, मैं समझूंगा, वेल ट्रेंड है और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। वो सबसे बड़ी उनकी एक मैं कहूँगा सबसे बड़ा उनका जो एट्रीब्यूट है वो यह है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव होना, और उसकी वजह से एक अगर लीडर जाता है तो दूसरा तैयार है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी खबर है आज प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, अमेरिकन फोर्सेस, इजरायली फोर्सेस के लिए, क्योंकि इस तरह का वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च करना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, डिफिकल्ट टेरेन में जरूर ही बहुत अच्छी सफल ऑपरेशन भी करार दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वहीं आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी ब्रेकिंग, लेबनान में तबाही का सबसे नया वीडियो भी सामने आ गया है, क्योंकि लगातार तबाही मचाई जा रही है। इधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं और इजरायल ने एक साथ कई इमारतों को उड़ाया। नाकौरा में भीषण तबाही और धुएं का गुबार भी नजर आया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, नाकौरा की तस्वीरें जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेट कर हमले किए गए हैं। इजरायल ने एक साथ कई इमारतों को ध्वस्त किया। तो देखिए लेबनान में किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल की तरफ से यह बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। लेबनान में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। लेबनान के तायरे में
इमारत को बनाया गया निशाना। इजराइल के इस हमले में 11 लोग घायल हुए हैं। लेबनानी इटालियन अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। और वहीं इजराइल और यूएस का ऑपरेशन जारी है। तेहरान में हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल के हमलों के बाद तेहरान में तबाही का मंजर नजर आया है। ईरानी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया। सेना के ठिकानों पर भीषण धमाके किए गए हैं। रिहायशी इलाकों से थोड़ी दूर पर सैन्य बेस थे जहां पर ये अटैक हुए हैं। और वहीं ईरान ने 1 करोड़ लोगों की नई फौज तैयार कर ली है। अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा जां फिदा दस्ता। युद्ध के लिए 1 करोड़ लोगों की फिदाइन यूनिट तैयार की गई है। 10 लाख लोगों के लिए दरअसल भर्ती निकाली गई थी। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा भर्ती में 10 लाख लोगों के लिए यह रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मुस्तबा की जां फिदा यूनिट 1 करोड़ फिदाइन की भर्ती यहां पर की गई है और यूनिट का नाम है जां फिदा। बासिस मलेशिया में भर्ती की गई है। रेडी टू अटैक मोड में लड़ाके रहेंगे और 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जी हाँ, और jaanfida.ir ये वेबसाइट बनाई गई है जिस पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बड़ी तादाद में युवा इस फोर्स में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं ईरान के। दावा देखिए क्या है, यूनिट में 12-13 साल के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान की आबादी करीब 10 करोड़ है और आप सोचिए इस वक्त अपने देश को बचाने का जो जज्बा है ईरान के लोगों का, वो कितना जबरदस्त है कि 1 करोड़ लोगों ने जां फिदा यूनिट में भर्ती होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो ऑपरेशन जां फिदा क्या है और इसको क्यों बनाया गया है? 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये लड़ाके तैयार हैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए। इसके बारे में भी एक-एक कर आपको जानकारी देते हैं। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका से पहले ये तैयारी की गई है और इस वजह से इस यूनिट को बनाया गया है। जी हाँ, ये यूनिट करेगी क्या? सीधे लड़ाई में मदद करेगी। चेक पॉइंट पर ड्यूटी लगेगी। खुफिया जानकारी देना भी इनका काम होगा और जवानों के लिए सामान पहुंचाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। युद्ध में घायलों की मदद करेगी, जवानों के लिए खाना बनाने का काम भी करेगी। यानी कि तैयारी आगे की जा रही है। जां फिदा का यहाँ पर ऑटोमन कनेक्शन क्या है ये भी समझ लेते हैं। ऑटोमन साम्राज्य में जां निसार समूह था। जां निसार की तर्ज पर ही ईरान में जां फिदा यूनिट फॉर्म हुई है, यानी कि बनाई गई है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, जिस तरीके से आगे की तैयारी ईरान कर रहा है, ईरान की तरफ से धमकी दी गई है, यूनिवर्सिटी पर हमले करेंगे, हमले किए गए। अस्पताल को लेकर हमले की धमकी दी गई थी, वो भी किया गया। IT कंपनी पर हमले करेंगे, वो भी किया गया। अब आगे परमाणु प्लांट पर हमले की तक चेतावनी दे दी गई है और फिर जिस तरीके से यूनिट तैयार कर तैयारी की जा रही है, लग तो यही रहा है आक्रामक तरीके से तैयारी कर रहा है ईरान आगे की जंग के लिए। अब देखिए, यदि ईरान की बात करें तो मुझे याद है 28 फरवरी का जिस दिन खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद पूरे ईरान पर जो एक नैरेटिव अमेरिका ने गढ़ा था रिजीम चेंज का, वहाँ लोगों में संतोष है, वो जस्ट रिवर्स हो गया और रिवर्स मोबिलाइजेशन हुआ। आज जो आपने दिखा रही है, मुझे लगता है कि ये उसी का नतीजा है कि पूरे ईरानियन में एक जो जोश है, उत्साह है और वो अपने इस युद्ध को, जंग को अपना धर्म मानते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए मरना, शहादत देना, मुझे लगता है वो अपने आप को डेथ नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये हमारा धर्म है और किसी भी एक बहादुर राष्ट्र की पहचान भी होती है कि वहाँ के नागरिक इस क्राइसिस के टाइम में, संकट के जब समय आते हैं, मुझे थोड़ा बहुत तो ज़्यादा वो हमने थोड़ा पढ़ाई ही पढ़ी है, लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट है वो जरूर इस बात को जानते होंगे कि 1962-71 के युद्ध में भारत में भी इस तरीके का माहौल था कि जंग में एक उत्साह होता है, स्पेशली यूथ में भी, कि हम सेना पर जाएं, बॉर्डर पर जाएं और लड़े। उस समय जब आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहा है और वो ये कह रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन पर आओगे कि एक भी सैनिक नहीं बचा। थोड़ा मैं एक चीज थोड़ा सा रिवर्स पीछे जाऊंगा। अभी आप रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि अमेरिका की जीत हो गई, सफल ऑपरेशन हो गया, अपने पायलट को बचा लिया।
ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इतना बड़ा तानाशाह जो ये कह रहा था, जो रातों रात किसी हेड ऑफ स्टेट को उठा लेता है, अभी एक सैनिक बचा लिया, अपने डिफेंस को डिफेंसिव मोड में आकर के अपनी जीत वो बता रहा है। उस परिदृश्य में, उस इकोसिस्टम में ईरानियन जो आपने बताया कि 10 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ के लोग वहां तैयार है। और देखिए नेचर क्या है इसका, नेचर लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, जो आर्मी लड़ रही है फ्रंट में उनको सपोर्ट देंगे। तो मुझे लगता है इस ऐसे जंग में, जिस जंग में ट्रंप ये कहता हो कि तुम्हें बैक टू द स्टोन एज में ले आएंगे, उस जंग में वहां का यूथ यदि सामने आता है तो मुझे लगता है कि युद्ध का सबसे बड़ी ताकत होती है उसके मनोबल। और आज ईरान उस मनोबल में बहुत टॉप पोजीशन पर है, और ईरान ने पूरी दुनिया को भी ये मैसेज दिया है। इसीलिए जो उसके साथी थे मैक्रोन की कल का स्टेटमेंट, मैक्रोन ये बार बार कह रहे हैं कि हम ईरान से सहमत नहीं है, लेकिन यह भी जरूरी है कि बॉम्बिंग क्यों किया जाए, आखिर क्यों बॉम्बिंग किसी भी कंट्री को रातों रात। वही बात है, ये बड़ी बात है, और ईरान के हिम्मत और हौसले की दाद हर कोई दे रहा है। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में यूरोपीय देशों के रुख में जो बदलाव नजर आ रहा है, जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान का ये जज्बा भी माना जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का विध्वंसक अटैक हुआ है। शिराज से ये खबर आ रही है, शिराज में अमेरिका इजराइल ने की है बम वर्षा। शिराज में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। ईरानी सेना के ठिकाने ताजा हमले में तबाह करने का दावा अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया है। भीषण हमलों से दहला ईरान का तेहरान, ईरानी सेना के बेस में जोरदार ब्लास्ट। हमले के बाद रिहायशी इमारत में आग लग गई। तेहरान में रिहायशी इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। जो IRGC के ठिकाने हैं वो टारगेट पर हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने विध्वंसक अटैक करते हुए यहां पर हमले किए हैं। देखिए ईरान के तबरीज में स्ट्राइक हुई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा है। तबरीज में बड़े धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है, जिसमें मिसाइल लॉन्चर साइट को तबाह कर दिया। और इस बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान का जवाब, हमले हुए तो पूरा इलाका नर्क बना देंगे। ईरान ने अल्टीमेटम को बेवकूफी भरा कदम बताया। ईरान ने ट्रंप के बयान को बेबस और घबराया हुआ ठहराया। तो देखिए ये अपने आप में बड़ी खबर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेहद आक्रामक रुख दिखाते हुए अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन 48 घंटे के इस अल्टीमेटम को ईरान खारिज कर रहा है। हॉर्मुज़ पर टक्कर, 48 घंटे का अल्टीमेटम, ट्रंप की चेतावनी देखिए क्या है और ईरान की तरफ से जवाब क्या आ रहा है। 48 घंटे में हमसे डील कर लो, हॉर्मुज़ को खोलो। ईरान कह रहा है कि यह अल्टीमेटम ऐसे वक्त में देना अपने आप में बेवकूफी भरा है। हॉर्मुज़ ना खोलने पर नर्क टूट पड़ेगा, नर्क बना देंगे ईरान को। हमले बढ़े तो पूरे इलाके को हम नर्क बना देंगे, ये ईरान ने जवाबी तौर पर कहा है। अरब देशों में अमेरिकी बेसिस पर हमले ईरान आने वाले वक्त में और बढ़ाएगा, यह कह दिया गया ऐसे वक्त में जब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अब हमले हम शुरू करेंगे। तो 48 घंटे बाद ईरान क्या करेगा ये आपको बताते हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी होगी, ये अमेरिका ने कहा। ईरान की तरफ से इजरायली न्यूक्लियर साइट्स पर प्रहार संभव है, ये सीधे तौर पर संकेत दिए गए हैं। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर भी हमले ईरान की तरफ से बढ़ेंगे। इसके अलावा खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका भी बढ़ रही है। अगर अमेरिका के रुख की बात की जाए तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ऑपरेशन शुरू हो सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सकता है। हॉर्मुज़ में दुश्मन पर माइंस विस्फोट किया जाएगा, ये ईरान ने साफ तौर पर कहा है। तो अब ऐसे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा कैसे? क्या अमेरिका जो चाह रहा है वो करने में कामयाब हो पाएगा? प्रगति बताएंगे आप। बिल्कुल, 48 घंटे बाद कैसे खुलेगा हॉर्मुज़, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो बयान सामने आ चुका है और उन्होंने धमकी दी है। अब ट्रंप के पास विकल्प क्या है? 5 विकल्प हैं। एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, फाइटर जेट्स के जरिए हॉर्मुज़ पर बमबारी हो सकती है, पहला विकल्प।
फिर दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? क्रूज मिसाइल हमले। हॉर्मुज में IRGC कमांड सेंटर पर निशाना साधा जा सकता है। इसके अलावा नेवल ब्लॉकहेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान की सप्लाई मूवमेंट को रोकना भी एक कदम हो सकता है। मनीष झा के पास जल्दी से आपको लिए चलेंगे। तेल अवीव से हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो इजराइल की तरफ से ताजा जो ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर अपने पायलट को बचाने वाला अंजाम दिया गया है, उसके रिएक्शंस क्या हैं? और कहीं इस ऑपरेशन की सफलता के बाद ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल तो नहीं देंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप? आसार क्या है मनीष? बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त इजराइल में आप कह सकते हैं कि राहत की बात है, संतोष की बात है और बहुत हद तक खुशी की बात है, क्योंकि ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। हालांकि इजरायली खास करके मोसाद इस तरह के ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, जहां पर वो कई बार अपने लोगों को बचाने के लिए या दुश्मनों को मारने के लिए इस तरह के ऑपरेशन करती है। लेकिन ईरान जैसी एक डिफिकल्ट टेरिटरी में इस तरह का ऑपरेशन, ये अपने आप में मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त जंग चल रही है, जंग दूसरे महीने में चल रही है और यहाँ कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। उस हिसाब से देखें तो इजरायली एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वेनेजुएला में जो ऑपरेशन मादुरो हुआ था उससे ज़्यादा ये डिफिकल्ट ऑपरेशन था, क्योंकि वेनेजुएला में तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, पता नहीं था कि कब ऑपरेशन होगा। लेकिन यहाँ जब फाइटर जेट को मार गिराया गया और दोनों पायलट नीचे गिरे, जमीन पर गिरे, उसके बाद उन्होंने जब संपर्क किया अमेरिकी सेना को और उसके बाद जब इस ऑपरेशन का प्लान हुआ और उसके बाद वहां पर सैकड़ों कमांडो पहुंचे और जिस तरीके से 48 घंटे में ये ऑपरेशन करके दोनों पायलट को ले जाया गया। बात है, ग्राउंड पर लड़ी गई ये बड़ी जंग थी जिसमें अमेरिका को कामयाबी मिली है। ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि अमेरिका यहां पर अपने पायलट्स को बचाने के लिए जी जान लगा देगा और अमेरिका ने ऐसा किया भी है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मनीष मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अपने तमाम खास मेहमानों का भी जो हमारे साथ जुड़े।